आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं दुर्वासा सिन्हा और आज हम लोग एक बार फिर से इतिहास के इस महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति के ऊपर अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण बिंदु, इस क्रांति का स्वरूप क्या था, है ना, और इस क्रांति के महत्वपूर्ण कारण क्या क्या थे। तो इस क्रांति के कारणों के ऊपर हम लोग अध्ययन किए थे। उसमें ये बातें सामने आई कि उस क्रांति के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और बहुत सारे कारण थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था तात्कालिक कारण, है ना। तो तात्कालिक कारण में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने क्या किया, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया, है ना। और चर्बी वाले कारतूस से क्या हुआ, उसे अपने दांतों से काटकर उस राइफल में उसे लोड करना होता था। और इस बात की सूचना जो है वो सैनिकों को मिलती है। तो सैनिक जो है इस बात से नाराज हुए और क्या किए, अचानक उन्होंने एक विद्रोह कर दिया। और इस शुरुआत के तौर पे हम लोग चर्चा करते हैं तो वही बातें सामने आती है जब सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, है ना। तो ये जो इसकी शुरुआत के ऊपर अब हम लोग आते हैं तो ये सामने आती है कि उस 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ पे होती है, दमदम से होती है। उसके बाद वो घटना आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाती है, फरवरी में उसका जब प्रचार प्रसार होता है तो वो बहरामपुर तक वो घटना पहुंच जाती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो घटना होती है वो 29 मार्च बैरकपुर में क्या होता है, जब एक अंग्रेजी सेना के 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक होता है जिसका नाम था मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने क्या किया, इस ऐसे चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। तो उसके विरोध में क्या हुआ कि दो प्रमुख अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे, जिसमें एक का नाम था कैप्टन बाग और एक का नाम था कैप्टन ह्यूसन। तो उन्होंने क्या किया, मंगल पांडे ने क्या किया, इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार के घायल कर दिया, है ना। तो उसके गोली मारे जाने के बाद क्या हुआ, वो दोनों अधिकारी जो है वो घायल हो गए, है ना। और इसके अपराध में क्या किया, मंगल पांडे को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद 29 मार्च को उसे गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को क्या होता है, मंगल पांडे को ये दोनों अधिकारियों पर गोली चलाने के अपराध में उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है ना, फांसी दे दी जाती है। उसके बाद ये मंगल पांडे की शहादत की जब घटना जो है वो मेरठ के अलावा पूरे भारत में है, वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है। और वहीं से 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत होती है। उसके बाद क्या होता है, 8 अप्रैल को फांसी होती है। उसके बाद 9 मई को, है ना, 9 मई को क्या होता है, बहुत सारे सैनिकों ने ऐसे चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उसके बाद क्या होता है, हजारों सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब, 9 मई को गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, सैकड़ों सैनिकों को। उसके बाद क्या करते हैं, वो सैनिक जो है, अंग्रेजों इस कार्य से उनके भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची और उन्होंने क्या किया, हजारों सैनिकों ने अपने सैनिक साथी को जेल से छुड़ाने के लिए क्या किया, 10 मई को उन्होंने जेल को तोड़ दिया और वहां से फरार हो गए, है ना। और वो कैसे फरार, जेल तोड़कर अपने सैनिकों को छुड़ा लिया और वहीं पर उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी सेना का एक बहुत बड़ा शस्त्रागार था जिससे बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों को लूटकर भारतीय सैनिक वहां से फरार हो गए, है ना। और 10 मई को मेरठ से फरार हो गए। उसके बाद 11 मई को वो दिल्ली पहुंचे, है ना। और 11 मई को दिल्ली पहुंचने के बाद क्या हुआ, 12 मई को उन्होंने पूरी दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दिल्ली पर अधिकार करने के बाद क्रांतिकारियों ने उस समय क्या किया, दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, है ना, जो कि सत्ता पर बैठा हुआ था। तो बहादुर शाह जफर को क्या किया, इन क्रांतिकारियों ने अपना नेता चुना। लेकिन इस समय तक बहादुर शाह जफर जो था वो बहुत बुजुर्ग हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। इसलिए वास्तविक प्रतिनिधित्व जो है बहादुर शाह जफर का जो सेनापति जो था बख्त खां, उन्होंने इस क्रांति का प्रतिनिधित्व किया। कहां से, दिल्ली के क्षेत्र से। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत जो है वो मानी जाती है। तो ये हो गई शुरुआत। अब हम लोग चर्चा करते हैं इस क्रांति के विस्तार के ऊपर कि वो क्रांति जो है वो भारत के किस किस क्षेत्र तक विस्तृत हुआ, है ना। तो सबसे पहले मैंने यहां बताया था कि जनवरी में वो घटना जो है वो दमदम से इस क्रांति की शुरुआत होती है। तो इस क्रांति की शुरुआत यहां से होती है, कहां से, दमदम से, है ना। हम लोग इसे मानचित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे।
तो दमदम से इस क्रांति की शुरुआत होती है। उसके बाद वो क्रांति बहरामपुर तक फैल जाता है। उसके बाद बहरामपुर से कहां पहुंचता है, इलाहाबाद, जहां पे लियाकत अली ने इस क्रांति का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद इलाहाबाद में लियाकत अली, फिर वो घटना कहां पहुंच जाती है, मेरठ। तो मेरठ में है ना, मेरठ में वो पहुंचती है वो घटना। उसके बाद लगभग पूरे इस पूर्वी भारत में वो घटना जो है वो धीरे धीरे फैलना जो है वो शुरू हो जाती है ना। इलाहाबाद में लियाकत अली, फिर मेरठ में उस क्रांति की घटना जो है वो पहुंच जाती है। उसके बाद वही जो क्रांति का है वो कहां पहुंच जाता है, लखनऊ। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इस क्रांति में लखनऊ की ओर से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद लखनऊ से कहां पहुंचता है, वही घटना जो है वो लखनऊ से झांसी, है ना, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया। उसके बाद झांसी से कहां पहुंच गया, दिल्ली। फिर दिल्ली होते हुए कहां पहुंचा, वो घटना जो है कोटा के, है ना, राजस्थान के कोटा तक पहुंच गया। और इस इतने बड़े क्षेत्र में फैलने के बावजूद भी क्या हुआ, ये क्रांति जो है वो उत्तर भारत में नहीं फैल सकी, साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी वो क्रांति जो है वो नहीं फैल पाई। इसलिए क्या हुआ कि जो ये जो क्रांति थी वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई, है ना। उसे अंत में क्या हुआ, असफलता का ही सामना करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस किस क्षेत्र से किस किस नेतृत्वकर्ता ने इस क्रांति का नेतृत्व किया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, तो क्या है, दमदम, है ना, दमदम में होती है। उसके बाद शुरुआत दमदम से होती है। फिर बहरामपुर, इलाहाबाद में इसका प्रतिनिधित्व किया लियाकत अली ने, ठीक है। फिर इधर पटना में बापू कुंवर सिंह ने इस क्रांति का प्रतिनिधित्व किया। फिर लखनऊ में बेगम हजरत महल ने प्रतिनिधित्व किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, है ना, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने, और कोटा में जयदयाल और हरदयाल नामक दो क्रांतिकारियों ने इस क्रांति में अपना प्रतिनिधित्व किया। तो इस प्रकार क्रांति में और बहुत सारे क्षेत्र थे, जैसे अवध, है ना, अवध में भी था ये जो घटना है वो फैली हुई थी। लेकिन प्रमुख रूप से ये जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों से इस क्रांति का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन उसके बावजूद कहना चाहिए कि इसका जो क्षेत्र था वो सीमित रह गया, है ना। उत्तर भारत तक तो वो फैला ही नहीं, साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी वो क्रांति जो है वो नहीं फैल पाई, है ना। इतनी बड़ी ये जो क्रांति थी वो क्या हुआ, पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ये घटना जो है वो पूरे भारत में नहीं फैल पाया। तो इस प्रकार 1857 की जो क्रांति है वो क्या हो जाती है, असफल हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया क्रांति की शुरुआत और उसका विस्तार। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके असफलता के कारण, ठीक है। तो असफलता के कारण के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात सामने आती है कि उसका सीमित क्षेत्र, है ना, इसकी असफलता का प्रमुख कारण था। क्योंकि हम लोग अभी विस्तार हम लोग चर्चा की है तो ये बात हमारे समझ में आ गई है कि, है ना, क्रांति का जो क्षेत्र था वो एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित रह गया, पूरे भारत में उसका विस्तार जो है वो नहीं फैल पाया, है ना। और यही सीमित क्षेत्र जो है वो इस क्रांति के असफलता का प्रमुख कारण जो है वो साबित हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है असफलता का इसका दूसरा कारण जो है वो नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव कैसे, हालांकि, है ना, बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से इसका प्रतिनिधित्व किया, लेकिन फिर भी एक निश्चित, कहना चाहिए, नेतृत्व का अभाव था, है ना। ये जो विद्रोह है वो अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों से फैला, इसलिए एक कहना चाहिए कि केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। जिस प्रकार से गांधी जी के जब आंदोलन हुए, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसमें एक केंद्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में जैसे गांधी जी थे, उसी प्रकार का एक केंद्रीय नेतृत्व इस आंदोलन में देखने को नहीं मिला, जो कि इस आंदोलन की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है। फिर आता है इसका असफलता का तीसरा कारण, सीमित संसाधनों की यहाँ पर कमी थी, है ना। कैसे कमी थी, क्योंकि वो ब्रिटिश अधिकारी जो थे, ब्रिटिश सरकार से उसको हर प्रकार से मदद मिल जाती थी, है ना, चाहे वो आर्थिक मदद क्यों ना हो, पर्याप्त मात्रा में ब्रिटिश सरकार जो है वो अंग्रेजों को मदद करती थी। जबकि भारत के इन क्षेत्रों में जब विद्रोह हुआ तो उनके पास संसाधनों की कमी थी, पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र उनके पास नहीं थे। दूसरी बात, अंग्रेजों के पास बड़ी मात्रा में एनफील्ड राइफल जैसे आधुनिक हथियार थे, जबकि भारतीयों के पास ऐसा कोई आधुनिक हथियार
नहीं था, है ना। तो उन बंदूकों का सामना जो है वो तलवार और भाले से कैसे किया जा सकता था, नहीं हो सकता। तो यही सीमित संसाधन या पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्रों की कमी के कारण ये क्रांति है वो असफल हो गई। ठीक है, तो ये तीसरा कारण था सीमित संसाधन। फिर आता है संगठन का अभाव। ठीक है, संगठन का अभाव कैसे, हालांकि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिनिधि जो है, अलग अलग नेतृत्वकर्ता जो है वो इस आंदोलन में शामिल हुए थे, लेकिन फिर भी उनमें क्या था, संगठन का कहीं ना कहीं अभाव था। ठीक है, वो एकजुट नहीं हो पाए, या कह सकते हैं कि उनमें तालमेल या एकता की कमी थी। ठीक है, तो संगठन का अभाव भी इस क्रांति के असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला कारण था पर्याप्त समर्थन का अभाव। ठीक है, इस क्रांति को, हालांकि ये जो क्रांति थी, है ना, वो भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत हुई थी, बहुत बड़े क्षेत्र में ये क्रांति की घटना हुई थी, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में समर्थन का अभाव था। क्यों? क्योंकि विशेषकर कहें तो ये शिक्षित वर्ग के जो लोग थे भारत में उस समय, उन्होंने इन क्रांतिकारियों का कोई समर्थन नहीं किया, है ना। विशेषकर जो सैनिक वर्ग के जो लोग थे, केवल वही सैनिक वर्ग के लोगों ने इस आंदोलन में साथ दिया या अपना समर्थन दिया। शिक्षित वर्ग के जो लोग थे उन्होंने इस आंदोलन में कोई समर्थन नहीं दिया। इसके अलावा जमींदारों ने भी क्या किया, जमींदारों ने भी, कुछ ऐसे जमींदार थे, कुछ जमींदारों ने साथ दिया क्रांतिकारियों का, लेकिन कुछ जमींदार ऐसे थे जिन्होंने भारतीयों का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, तो ये भी इसका कारण था। ठीक, और एक कारण है किसानों का। किसानों ने भी क्या किया, किसानों का भी समर्थन जो है वो भारतीय जनता को या भारतीय क्रांतिकारियों को नहीं मिल पाया। किसानों ने भी इस आंदोलन में अपना पर्याप्त समर्थन नहीं दिया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पर्याप्त जो समर्थन है वो इन क्रांतिकारियों को नहीं मिल पाया, है ना। ये भी एक असफलता का एक कारण था। ठीक है, उसके बाद आता है उद्देश्य की अस्पष्टता। उद्देश्य की अस्पष्टता भी इस क्रांति के असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था। कैसे, उनके एक निश्चित जो उद्देश्य जो होनी चाहिए, है ना। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में क्या था कि भारत से अंग्रेजों को निकालना चाहते थे गांधी जी, है ना, कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस प्रकार, है ना। उसमें उद्देश्य की स्पष्टता थी। जैसे असहयोग आंदोलन में क्या था कि अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना। तो इस प्रकार एक निश्चित उद्देश्य उन आंदोलनों में था, लेकिन इस 1857 की क्रांति में क्या थी, एक निश्चित उद्देश्य की अस्पष्टता थी। क्या किया, सबने एक जितने क्रांतिकारी थे उन सब क्रांतिकारियों के उद्देश्य जो है वो अपने अलग अलग उद्देश्य थे। जैसे नाना साहेब ने क्या किया, है ना, कानपुर से नाना साहेब ने इस क्रांति में अपना नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहेब ने, तो उन्होंने, नाना साहेब जो था वो अपने पेशवा के पद को पुनः प्राप्त करने के लिए ये युद्ध किया। उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई जो थी, है ना, जो कि झांसी से उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया, तो रानी लक्ष्मीबाई भी क्या अपना जो उसका जो एक दत्तक पुत्र था दामोदर, उसको वो क्या करना चाहती, झांसी में, है ना, उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहती थी। इसी प्रकार बापू कुंवर सिंह ने क्या किया, पटना से बापू कुंवर सिंह इस आंदोलन में शामिल हुए। तो वो कुंवर सिंह क्या करना चाह रहा था, वो अपनी जो खोई हुई जो जमींदारी प्रथा थी उसे वो पुनः प्राप्त करना चाह रहा था। तो इस प्रकार कहने का मतलब मेरा ये है कि अलग अलग क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ता जो थे, उन नेतृत्वकर्ताओं का जो उद्देश्य था, है ना, वो अलग अलग उद्देश्य था, कोई निश्चित एक उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे उसके असफलता के कारण थे। ओके, तो इस प्रकार ये हो गई शुरुआत और इस क्षेत्र का विस्तार, और हो गए उसके असफलता के कारण। ठीक है, अब हम लोग आगे इसके परिणाम के ऊपर चर्चा करते हैं कि इस क्रांति का परिणाम क्या था। असफलता के कारण के बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं इसके परिणाम के ऊपर, है ना, कि वो जो क्रांति जो है वो क्या हो गई, सफल नहीं हो पाई, बल्कि वो पूर्ण रूप से असफल हुई। तो उसके बाद वो क्रांति जैसा भी है असफल हो गई, लेकिन उसके बहुत सारे परिणाम जो है वो निकलकर सामने आए। तो इस क्रांति के परिणाम के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्या क्या इस क्रांति का परिणाम हुआ। सबसे पहला परिणाम क्या हुआ कि कंपनी का शासन जो है वो समाप्त हो गया। कैसे, 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद क्या हुआ था, भारत की, है ना, भारत के क्षेत्र में क्या हुआ,
वही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शासन कर रही थी। लेकिन इस क्रांति के बाद क्या हुआ, जो कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो गया। अब भारत की राजनीति पर है ना कंट्रोल करने का जो पावर है वो ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन जिसको बोला जाता है। तो कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत का प्रतिनिधित्व या भारत की राजनीति में जो प्रमुख हाथ है वो किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ये इस क्रांति का महत्वपूर्ण परिणाम निकलकर सामने आता है। दूसरा था डलहौजी की जो हड़प नीति थी वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। कैसे, डलहौजी जो है वो 1848 से लेके 1856 के बीच है ना गवर्नर जनरल रहा और उसी के कार्यकाल में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी 1853 में, है ना। तो उसी समय क्या किया था, डलहौजी ने हड़प नीति को लागू किया था। तो हड़प नीति जो है वो इस क्रांति के बाद वो हड़प नीति की जो प्रणाली थी वो हमेशा के लिए भारत से समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दूसरा परिणाम निकलकर सामने आया। तीसरा परिणाम था भारत में जो देसी रियासतें थी, है ना, भारत में उस समय छोटी छोटी जो देसी रियासतें थी, है ना, उन देसी नरेशों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि उनकी जो स्थिति है वो पूर्ववत बनी रही, है ना, पहले के समान बनी रही। तो ये तीसरा परिणाम निकलकर सामने आता है। फिर चौथा परिणाम हमको देखने को मिलता है, सेना के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्या हुआ, सेना के क्षेत्र में एक बदलाव हुआ। कैसे बदलाव हुआ, क्योंकि हम लोग उस क्रांति के कारण के संबंध में हम लोग पढ़े थे कि सैनिकों के जो अनुपात किस प्रकार रखे जाते थे, 5:1 में रखे जाते थे, है ना, जहां 5 ब्रिटिश सैनिक होते थे और 5 भारतीय सैनिक होते थे, जहां पर एक अंग्रेज सैनिक हुआ करते थे। लेकिन इस क्रांति के बाद सैनिक क्षेत्र में एक बदलाव आया और उस अनुपात को कम कर दिया गया, है ना, जहां पर 2 भारतीय सैनिक और उसके अनुपात में 1 ब्रिटिश सैनिक रखने की यहां पर शुरुआत हुई। ठीक, ये महत्वपूर्ण कारण हुआ सेना के क्षेत्र में, है ना, महत्वपूर्ण। हाँ, तो अगला कारण है इसका, भारत सचिव का नया पद यहाँ पे सृजित किया गया। कैसे, क्योंकि इसके पहले तक क्या होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद से क्या होता था, बंगाल का गवर्नर, है ना, या भारत का गवर्नर, फिर वही पद जो है बाद में भारत का वायसराय, है ना, या गवर्नर जनरल, इस प्रकार के पद जो है वो परिवर्तित होते गए। लेकिन क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, भारत, है ना, वो गवर्नर के अलावा, गवर्नर जनरल के अलावा भारत सचिव का एक नया पद यहाँ पे सृजित किया गया। ठीक है, तो ये भी इस क्रांति के महत्वपूर्ण परिणाम थे। उसके बाद आते हैं मुगल वंश का पतन। तो मुगल वंश का पतन कैसे, 1526 में बाबर के द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य जो है वो इस क्रांति के बाद, है ना, हमेशा के लिए समाप्त हो गया और बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो है मुगल सल्तनत का सबसे अंतिम बादशाह साबित हुआ, है ना। तो इस प्रकार मुगल वंश जो है वो भारत से हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उसके बाद है महत्वपूर्ण परिणाम है राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। क्या हुआ कि इस क्रांति के बाद क्या हुआ, भारतीयों में अब, है ना, एक राष्ट्रीयता की जो भावना है वो जागृत हुई, कहना चाहिए, है ना, लोगों के मन में अब राष्ट्रीयता या देश प्रेम की जो भावना है वो जागृत हुई। उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो है वो भारतीय और यूरोपियों के बीच जो संबंध थे वो हमेशा के लिए कड़वे होते चले गए। कैसे, क्योंकि अंग्रेजों से पहले भी पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी जैसे यूरोपीय जाति भी भारत आई थी, लेकिन पहले से तो उसका संबंध जो थे वो कड़वे संबंध थे सभी यूरोपीय जातियों के साथ। लेकिन इस क्रांति की घटना के बाद क्या हुआ, भारतीय और यूरोपियों के बीच जो संबंध थे वो और कड़वे होते चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा, है ना, विवरण हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार 1857 की क्रांति हुई, है ना, महत्वपूर्ण बिंदु, इस क्रांति का स्वरूप, विस्तार, इस क्रांति का कारण, परिणाम और घटनाएं। तो इस प्रकार चाहे अच्छा हो या बुरा हो, है ना कुछ परिणाम जो है इस क्रांति के निकलकर सामने आए। कुछ तो भारतीयों के पक्ष में था और कुछ ऐसे परिणाम थे जो भारतीयों के पक्ष में नहीं थे। धन्यवाद।